हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य तक, जो चैप्टर नंबर 7 है। इसमें बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक का कलिंग युद्ध था, कैसा युद्ध था, कौन सा युद्ध था, किस युद्ध के कारण अशोक ने अपना रणनीति, अपना मन को चेंज कर दिया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर एक जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इससे पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें उनके राज्य को या राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। इन सारी चीज़ों को जानना है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार में अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलती है। तो अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स से रिलेटिव नहीं है, ये राजनीति शास्त्र से रिलेटिव है, तो इसको याद रखना है। और उनके दादा कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले ही की थी। जो अशोक के राजा कौन थे, अशोक के दादा कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएँ बोलते थे। वह लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहना करते थे। उसके बाद राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसको देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। चूँकि साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है और उसकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। दूसरा है, इसी कारण उन्हें जो है बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, इसको देखते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब हुआ कि इस इलाके में गांव और शहर के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देती थी। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी कम कर दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार का एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इस क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि जगहों पर अस्थायी परंपराओं और नियमों का ही माना जाता था। उसके बाद है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। उनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कमल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस पॉइंट को याद रखना है। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराने का मतलब होता है गिफ्ट। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। यहाँ पे नजराना के बारे में बताया गया है, जो आप लोग देख लीजिएगा। राजधानी में सम्राट के बारे में बताया गया है। उसके बाद अशोक एक अनोखा सम्राट, जो इम्पोर्टेंट है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। वह ऐसे पहले शासक जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और लिपि जो है ब्राह्मी में है। इसको याद रखना है। इस पॉइंट को, क्या है इसका पॉइंट, कि इसके जो अभिलेख है प्राकृत भाषा में है, लेकिन जो इसकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।
सीटेट में बार बार इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में। तो सब जानता है, मगर उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख में कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो ये ब्राह्मी लिपि का। अशोक का कलिंग युद्ध इंपॉर्टेंट है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, मतलब युद्ध से उनका मन उब गया। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो यही अशोक का जो कलिंग युद्ध है, यहीं से अशोक ने डिसीजन लिया कि अब यह युद्ध कभी नहीं लड़ेंगे। कलिंग युद्ध का जो एक कहानी है इसमें दिया गया है, आप लोग शायद इसको पढ़ सकते हैं। ना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लोग तो उठाना चाहिए, तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या था, इसको पढ़ते हैं। अशोक का धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार का शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि राजा के संदेश का उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ लिख नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, ग्रीस, मिस्र में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा था। तो उसके पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। और इनको धम्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। इस चीज़ को याद रखना है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों के लिए चिकित्सा का भी व्यवस्था किया। इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। बहुत जो है लिपि के बारे में, आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी, हिंदी, बंगला, मलयालम, तमिल, इन सब चीज़ों को देखिए आप लोग। यही था इस चैप्टर में बताया गया था कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आप लोग को क्या है, उपयोगी शब्द जो है इसमें साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि इन उपयोगी शब्द का मतलब होता है कि चैप्टर में इन शब्दों का यूज हुआ है, तो इन शब्दों के बारे में क्या मतलब है, इस चैप्टर से क्या समझ में आता है कि साम्राज्य मतलब क्या होता है, राजधानी का क्या यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। धम्म क्या है, धम्म किसको कहता है, इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए ही ये उपयोगी शब्द दिए जाते हैं कि फिर से आप लोग चैप्टर को देखें और इस चीज़ को समझें। तो मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों में लगे लोगों की सूची बना, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। तो इसमें से हम लोग को क्या याद रखना है बेसिकली कि मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसके बेटा था, तो बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा क्या कौन था, तो अशोक। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। उसके चंद्रगुप्त जो था किनका पता था, तो अशोक का। चंद्रगुप्त का बेटा जो था बिंदुसार था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं, तो प्राकृत भाषा में अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख मिले हैं। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद उसकी लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। और लास्ट युद्ध इसका क्या था, तो कलिंग का जो युद्ध था इनका लास्ट युद्ध था। इन चीज़ को याद रखना है। अशोक का धम्म में क्या, देवी देवता का पूजा नहीं, इसमें किसी कर्म कांड की भी आवश्यकता नहीं थी। यह जो था अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। इसमें बुद्ध के उपदेशों को भी रखा गया था। इसका जो शिक्षा था लोगों को पहुंचने के लिए अशोक ने धम्म महामात अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो लोगों तक अपनी शिक्षा को, अपने धर्म की शिक्षा को पहुंचाने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो धम्म महामात अधिकारी की नियुक्ति की थी। इन सारी चीज़ों को याद रखना है। यह चैप्टर भी सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर तो छोटा है, मगर इसमें जो बातें बताई गई है वो बहुत ही यूज़फुल बातें। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है आप लोगों को। अगर मेरे पढ़ाने से आप लोगों को एग्ज़ाम में थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।